Um, for what values of lambda is the function fx equal to? Lambda x square minus 2x. सर वो ब्रैकेट में x square minus 2x. If x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0. X is continuous at 0. It is continuous at x is equal to 0. Yes. Okay. अगर तुम लिमिट लेते हो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, तो ये बन जाएगा 0। और अगर तुम लिमिट लेते हो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो ये बन जाएगा 1। अब क्वेश्चन ये है कि लैम्डा हम कैसा लें कि कॉन्टिन्यूस हो जाए, मतलब 0 ना आए, 1 आ जाए। ठीक है, तो अभी तो इस सिचुएशन में अगर हम लैम्डा को कुछ ले रहे हैं तो हर वैल्यू के लिए 0 ही होगा, एनी कांस्टेंट। तो अगर हम लैम्डा को तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की चलो लैम्डा को क्या लें, लग नहीं रहा कुछ ले सकते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है? मेरे ख्याल से नो वैल्यू ऑफ लैम्डा होगा। लैम्डा कुछ भी ले लो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो तो 0 ही होनी है, और राइट हैंड लिमिट 1 हो रही है। No value. हम्म, Yes sir, no value answer. हाँ, सही बात है, क्योंकि तुम लैम्डा कुछ भी ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो, ठीक है, तो उसको जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे एट 0, ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू 0 विल बी 0, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए। और ये वाला 1 हो जाएगा 0 पुट करने पे, तो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1 इवन इफ एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा यू टेक, हाउएवर लार्जर वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा को कुछ नहीं कर सकते। Okay sir. नेक्स्ट बताना। So question है, if a function is defined as fx equal to x by root x when x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0, then चार ऑप्शन दिए हैं, fx is continuous but not differentiable at x equal to 0. चलो वो मैं तो बता दूंगा। तो Yes. ये है, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 देखना है। तो अगर एक्स 0 नहीं है, हाउएवर स्मॉल दैट नंबर इज, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स बाई रूट एक्स लोगे व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में इसको तुम रूट एक्स लिख सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि, हाँ यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब तुम 0 प्लस ले रहे होगे, तो उस केस में प्लस रूट एक्स आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस। लेकिन अगर तुम 0 माइनस लोगे, तो उस केस में, मतलब राइट हैंड लिमिट के केस में तो रूट एक्स हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में एक्स बाई रूट एक्स को जब तुम सॉल्व करोगे, तो एक्स तो निगेटिव कंसिडर कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि इसको तुम अगर रूट एक्स का स्क्वायर लिख रहे हो, तो आगे एक माइनस डालना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली ऐसे भी नहीं करोगे, इसको ऐसे करोगे, सिंस एक्स इज निगेटिव, तो ये तो हो जाएगा, मान लो कि तुमने पुट कर दिया
x is equal to minus t, where t is 0 प्लस और x हो जाएगा 0 माइनस, और माइनस टी पुट करने के बाद ऐसे लिखा, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस रूट टी का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आयोटा। तो रूट टी तो आएगा ऊपर में, तो माइनस वन बाई आयोटा आएगा, क्योंकि रूट ओवर माइनस वन इज आयोटा, और ऊपर वाला माइनस वन जो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा रूट टी हो जाएगा, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू iota root over minus x, where minus x will be positive because x is negative। ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? इससे मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। x को, ये क्वेश्चन अराइज कब हो रहा है, 0 प्लस में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब x को हम 0 माइनस ले रहे हैं, निगेटिव ऑफ लेफ्ट ऑफ 0, तो उस केस में ये x निगेटिव हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी। x को क्या लिख सकते हैं, माइनस टी लिख सकते हैं, और t को हम कह सकते हैं कि दिस इज 0 प्लस, क्योंकि जो x है वो 0 माइनस है, तो t विल बी 0 प्लस बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस टी। x को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस टी लिख रहे हैं, और माइनस टी यहाँ पुट कर रहे हैं ऊपर में भी और नीचे में भी, तो रूट टी और टी कैंसिल होके तो रूट टी हो जाएगा, जैसे प्लस के लिए हुआ था ऊपर में वैसे ही हो जाएगा। बाकी रूट ओवर माइनस वन इज आयोटा, और ऊपर में माइनस वन है, और माइनस वन इज आयोटा स्क्वायर, तो एक आयोटा कैंसिल हो गया, फाइनली आयोटा रूट टी हो गया, एंड टी इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो फाइनली ये हो जाएगा आयोटा रूट ओवर माइनस एक्स। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि एफ एक्स को अगर तुम लेना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि if x is positive, if x is greater than 0, then fx is actually root over x. But when x is negative, then fx is iota root over minus x. And when x is equal to 0, this function is 0. ये समझ में आ रहा है? Yes. अब इसके बाद तुम्हें पता करना है कि ये कॉन्टिन्यूस एट जीरो है या नहीं है। तो एट जीरो अगर तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे तो x अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो ही लोगे, तो यहां पर अगर x को जीरो पुट करोगे तो जीरो मिलेगा, यहां पर x को जीरो पुट करोगे तो भी जीरो मिलेगा, दो इट इज आयोटा मल्टीप्लाइड, लेकिन जीरो अगर x को पुट करोगे तो माइनस जीरो, और फाइनली रूट ओवर जीरो इज जीरो, और ये भी जीरो, तो यस इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। ये तो पता चल गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो अब क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है जब ये कॉन्टिन्यूअस हो, तो अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तब तुम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बिना लगाए तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जब तुम लेफ्ट वाला डिफरेंशिएट करोगे तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा, और x इज इक्वल टू जीरो माइनस अगर लेते हैं तो जो डेरिवेटिव आएगा f डैश एक्स, वो क्या आ रहा होगा तो देखो। तो आयोटा तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रूट ओवर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू रूट ओवर माइनस एक्स, और साथ में चेन रूल से माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा बाई टू रूट ओवर माइनस एक्स। ठीक है, और फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस करते हैं, अगर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं होता है तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू रूट ओवर एक्स इज वन बाई टू रूट ओवर एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो पे इन्फिनिटी, और यहां से अगर एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो लेंगे तो इसकी वैल्यू
इमेजिनरी है। तो इसका आंसर फिर ये होना चाहिए कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक बार देखना ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है। ये सही ये दिया है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस। एक सर मिनट, वो तो डिसकंटिन्यूअस लिखा है। मैं अभी देख रहा था, कॉल आ रही है मुझे। तुम कह रहे हो डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है। यस सर ये लिखा डिसकंटिन्यूअस 0 प्लस में तो 0 आता है, 0 माइनस में इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर है, लेकिन 0 पुट करने पे 0 ही देगा। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ सकते हो? है। यस सर। Sir, if a function is defined fx equals to x by root x at x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. सर वही चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट। इस क्वेश्चन पे थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर ऐसे कह रहा है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि निगेटिव एक्स तो इसके डोमेन में ही नहीं होगा, क्योंकि हम रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो, उस पे तो दोनों जीरो बन रहा है। तो हम निगेटिव अगर लेते भी हैं, वो तो इसके डोमेन में है ही नहीं। तो फिर 5/√/-5 लेते हैं, -5/√/-5। तो √/-1/√/5, ये तो एक्चुअली इसके डोमेन में होगा ही नहीं। ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए अगर उस तरीके से सोचते हैं तो। तुम एक काम कर सकते हो, यस इसकी फोटो मुझे क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हो अभी? यस सर सर मैं जूम चैट पे डाल दूं। हाँ, जूम चैट पे डाल दो। एक मिनट। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, अगर क्वेश्चन सही से करें तो फिर तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
तुम बोल रहे हो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ आंसर में। यस। देखो इसका एक्चुअली मुझे जो लग रहा है, एक तो ये ऑप्शन सी होना नहीं चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर हम इसको रियल फंक्शन, हमारा जो जो भी टॉपिक है, मैं तो गलती से इमेजिनरी में चल गया ये सोच के कि मे बी इमेजिनरी फंक्शन हो, लेकिन ट्वेल्थ तक हम लोग रियल फंक्शंस के ही ऊपर कैलकुलस पढ़ते हैं, इमेजिनरी फंक्शंस के ऊपर नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो भी ट्वेल्थ तक का सिलेबस है, चाहे वो एडवांस जेई का हो या मेंस जेई का हो, वी टॉक अबाउट रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल फंक्शंस वो होते हैं जिनका इनपुट मतलब डोमेन रियल होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शंस वो होते हैं जिनका आउटपुट मतलब रेंज, या रेंज कह लो या कोडोमेन कर लो, वो अगर दोनों सेम है तो रेंज और कोडोमेन दोनों ही रियल हो गए। तो वी डोंट टॉक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स इन केस ऑफ कैलकुलस। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स तुम्हें दिया हुआ है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दो केस आ सकता है, या एक्स जीरो से छोटा होगा या एक्स जीरो से बड़ा होगा। पॉइंट यह है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स इज नॉट अ रियल नंबर इफ एक्स इज लेस देन जीरो। दिस इज पर नॉट अ उसको रियल नंबर। आर से आर डिफाइन करना था शायद वो। हाँ, वो आर से आर उसको डिफाइन करना था, उसने किया नहीं है। तो नहीं भी किया है तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं, रियल फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये नॉट अ रियल नंबर है। जैसे एक्स को -5 ले लो तो -5 बाई रूट ओवर -5, तो नीचे वाला इमेजिनरी हो जाएगा तो पूरा नंबर भी इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये डोमेन में ही नहीं है। तो एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर जब भी लिखना हो तो इस फंक्शन में ये जरूर लिखना चाहिए था, अगर कोई लिखने के लिए बोले, कि इट्स डोमेन इज जीरो टू इन्फिनिटी। आर प्लस नहीं बोलेंगे कि आर प्लस में जीरो नहीं आ पाता है, तो हम जीरो इंक्लूडेड करके ले रहे हैं, तो जीरो टू इन्फिनिटी से लेके रियल नंबर, कोडोमेन में तुम पूरा रियल भी ले सकते हो। ये हमारा ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब जब फंक्शन डिफाइन ही जीरो से इंफिनिटी है, तो एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ जीरो इज एक्चुअली जीरो। और अगर तुम एफ ऑफ जीरो प्लस लेते हो तो उस केस में एक्स बाई रूट ओवर एक्स पे तुम क्या कर रहे हो। अच्छा हाँ, एक चीज तो समझ में आ रही है, नहीं ठीक है, सही है। तो एफ जीरो प्लस पे ले रहे हो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स तुम क्या ले रहे हो, जीरो प्लस, एंड फंक्शन इज एक्स बाई रूट एक्स। तो फंक्शन की एक्स बाई रूट एक्स है, वेर एक्स इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन स्टिल इट इज नॉट जीरो। तो हम इसको कैंसिल करके रूट एक्स लिख सकते हैं, और बाद में एक्स को जीरो पुट करके ये जीरो हो जाएगा। अब इनिशियली जीरो बाई जीरो फॉर्म है, नॉट जीरो बाई जीरो है। जीरो बाई जीरो होता तो अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन इट इज अ फॉर्म ऑफ जीरो बाई जीरो, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट है विच इज एफ ऑफ जीरो प्लस, और जो लेफ्ट हैंड जो उस पॉइंट पे वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ जीरो, ये भी जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो माइनस हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, वो हमारे डोमेन में ही नहीं है। हमारा जीरो से फंक्शन ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम जीरो माइनस पे न चेक करेंगे ना उस पर कहेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम बस राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू की वैल्यू अगर सेम दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे क्लोज इंटरवल में हम लोग कैसे कंटिन्यूटी पता करते थे, याद है, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसके राइट की वैल्यू और उसकी वैल्यू को सेम करते थे, और जो एंड पॉइंट होता है उसके लेफ्ट की वैल्यू उसको सेम करते थे। तो दैट क्वेश्चन आई थिंक इज not properly framed, and also the answer is wrong.
अच्छा, सक्षम कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स रिवाइज करा दो 11th के। सक्षम, रिवाइज से क्या मतलब है? मतलब कुछ कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो वो पर्टिकुलरली पूछ सकते हो, या क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर ऐसे। ग्राफ में बोलो बोलो। सर ग्राफ में मतलब एंगल लेने और वहां पे मतलब थोड़ा रिजॉल्व करने में दिक्कत आ रही ग्राफ में एंगल लेने में मतलब नहीं समझ पाया, कहाँ पे एंगल लेते हैं ग्राफ में? है। सर मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के मतलब जो ग्राफ में जो मतलब हम समझते हैं ना कंसेप्ट, वो वाले कंसेप्ट में मतलब। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके ग्राफ, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उस पे बेस्ड हो जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही हो? सर जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होते हैं तो हम्म। सर उसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर ग्राफ उसमें लेने में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री अलग हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं जो याद होने चाहिए, और उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो याद होने चाहिए, तो तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली तुम्हें, मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज उसमें इतनी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। फॉर्मूला याद करने का है वो तो तुम याद कर लो, ग्राफ्स देख के याद रखने का है, उसको बनाना कैसे बनाते हैं वो अगर जानना है तो एक अलग बात है, लेकिन उसको जानने की जरूरत है नहीं। तो तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक उस तरह के दो चार क्वेश्चंस हैं वो बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सर जैसे सर एक क्वेश्चन मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों हो तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कोई क्वेश्चन होगा ना तुम्हारे पास ऐसा जिसमें इस तरह की दिक्कत आई है? सर वो अभी सर मेरे पास डाउट है ऐसा। अच्छा ठीक है, लो देख लेते हैं। हाँ बोलो। तो क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स 4 sin x/2 + cos x -x। 4 sin x/। 2 + cos x हम्म। और अलग से -x। और सर ये बताने कहाँ डिक्रीजिंग है। ओके, तो शुड वी डिस्कस सेक्शन दिस क्वेश्चन? यस। तो इसका डिक्रीजिंग हमें पता करना, राइट? इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले तो डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + cos x, और 4 तो कांस्टेंट बाहर लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और 2 + cos x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 cos x प्लस cos² x -2 sin x प्लस sin² x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब ये तो बेसिक अलजेब्रा यूज हो रहा है अभी तक, जो क्वेश्चन रूल होता है वो लगा रहे हैं हम कैलकुलस का। अब जो एक प्रॉपर्टी है कैलकुलस की, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, cos² x प्लस sin² x, वो 1 होता है, 1 लिख लेते हैं, +2 कॉमन लेके cos x माइनस sin x लिख लेते हैं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की बस एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज हुई है, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1, जो तुम 10 से पढ़ते आ रहे हो, बाई 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। अब अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0। इज दिस क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर कैलकुलेशन करना है। तो 4 और 1 + 2 cos x माइनस sin x है, ठीक है। तो ये 4 + 4 to 8
cos x -4 to 8 sin x, और फिर -1 एलसीएम लेने के बाद 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और -2ab लग रहा है तो 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन 0। ये क्लियर है कैलकुलेशन? यस सर। 4 इज मल्टीप्लाइड टू दिस वन, और उसके बाद एलसीएम ले लिया है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स तो तुम्हारे कैंसिल हो रहे हैं। एक तो 4 कैंसिल हो रहा है, एक 8 cos x minus 4 cos x will become 4 cos x, right? 4 cos x minus cos square x minus 8 sin x, ठीक है, अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। अब एक तो डिनोमिनेटर जो है उसको कैरी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 प्लस cos x का जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि cos x का जो इंटरवल होता है वो -1 to 1 होता है। इसीलिए 2 प्लस समथिंग विच इज बिटवीन -1 to 1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो और भी पॉजिटिव होगा। तो इवन 2 प्लस cos x पॉजिटिव, तो ये नीचे वाला पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ x। तो हमें अब न्यूमरेटर को निगेटिव बनाना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, मैं लिख लेना तब आगे करेंगे। 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 8 sin x इज लेस देन 0। ये हमारा कब मिलेगा, किस इंटरवल में मिलेगा, ये हमें पता करना है। पहले यहां तक नोट कर लो। हम्म, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना कहीं पे? डन सर। तो अब सबसे पहले काम ये करते हैं, ये तो निगेटिव है ऑलवेज,
सेक्शन कह रहा है पाई बाई 2 कॉमा पाई। हाँ मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। तुम ये कैसे कह रहे हो कि पाई बाई 2 कॉमा पाई होगा सेक्शन? सर मैंने वो दो मतलब एक एक फंक्शन की वो ले ली, जैसे cos x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में नेगेटिव होगा। तो इट्स ओके। देखो ये वाला तो हमेशा नेगेटिव होगा, ये जो है ये हमेशा नेगेटिव होगा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने एग्जैक्टली पूरा क्वाड्रेंट कैसे ले लिया? ये वाला जो होगा ये नेगेटिव होगा इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सर वो मैंने कॉमन ले लिया। और 4 cos x जो निगेटिव होगा वो होगा सेकेंड एंड थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। तो निगेटिव कहाँ कहाँ पे, और जहाँ पे तीनों निगेटिव हो जा रहा है, मैंने माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके माना है यहाँ पे। ये मत समझना कि माइनस साइन छोड़ के मान रहा हूँ। माइनस साइन के साथ ये निगेटिव है, ये भी माइनस साइन के साथ नेगेटिव है, ये प्लस साइन के साथ नेगेटिव है। तो उसमें तो बात करने की जरूरत ही नहीं। मतलब हम फिर सेकेंड क्वाड्रेंट को तो ऐसे ही हटा दें, उसमें निगेटिव है। और थर्ड में ये निगेटिव है, लेकिन ये हो सकता है पॉजिटिव हो। तो अभी हम क्या हटा सकते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ले सकते हैं, हमें निगेटिव चाहिए ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो तुमने वैसे सोच लिया होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इन एनी केस ये निगेटिव होगा ही होगा, ऑलवेज। लेकिन ये कैसे मान रहे हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अलावा ये सेकंड में निगेटिव है, ये ऑलवेज निगेटिव है, ये भी सेकंड में निगेटिव है, फर्स्ट और थर्ड में या फोर्थ में निगेटिव नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? वो तो ये हो रहा है ना कि वैल्यूज अगर हम देखें तो हो सकता है कि वैल्यू कुछ ऐसी हो जिससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद निगेटिव आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट तो ओके है, लेकिन उसके अलावा बाकी क्वाड्रेंट में भी पॉसिबिलिटी है। तुम ये साइन देख के नहीं कह सकते, लेकिन वैल्यूज देख के अगर आ जाए तो कह सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच से तो हम नहीं कर पाएंगे। बस इतना कह सकेंगे, अगर ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो वो टिक लगा सकते हैं। लेकिन पूरा सेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमें फिर उस केस में इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 sin x लेस देन 0 कहाँ पे आ रहा है? तो एक तो ये कर सकते हैं, cos x का परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 4 cos x हो जाएगा, और -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे +4 लेना होगा, -8 sin x इज लेस देन 0। ठीक है, और अब अगर हम इनको उधर ले जाते हैं तो 8 sin x प्लस cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इससे बात बन नहीं रही है। एक तरीका भी और है, तो वो भी पहले हो जाए तब मैं बताऊंगा कि उसको कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये लेस देन 0 कहाँ पे आएगा हमें ये पता करना है। अवर न्यू क्वेश्चन इज दिस, इसको एक फंक्शन मान लो जी एक्स, जो कि एक्चुअली एफ एक्स का डेरिवेटिव बाई समथिंग था। तो जी एक्स इज लेस देन 0 कहाँ होगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी डैश एक्स, तो -4 sin x, और ये हो जाएगा 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा -8 cos x, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है क्या? यस सर। ऑप्शन इसका कुछ दिया हुआ है?
हाँ सर दिया है। बताओ ना। 0 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, हम्म, π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल, 3π/2 से 2π ओपन इंटरवल और 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। 3π/2 से 2π ओपन इंटरवल, और यस। फिर पाई से 0 से π क्लोज्ड इंटरवल। okay, तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस को कंसिडर करते ही हुए हम लोग कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करना inequality को इट इज नॉट एन इजी टास्क एज इट सीम्स। या फिर ग्राफ अगर हम लोग बनाते भी हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी ना, कहीं कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई हो सकती है। एक बार इसके कैलकुलेशन को तुम लोग देखो तो मैंने तो यहाँ से इरेज कर दिया है, कुछ मिस्टेक तो कहीं पर नहीं हुई है। अभी जो तरीका मुझे क्लिक कर रहा है, सिंगल करेक्ट है ना? सर यस, उसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा और शायद। ये सिंगल करेक्ट है तो मान लो ये इंटरवल में π/4 आता है, उसमें अगर मैं पुट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, तो 4 cos π/4 विल बी 4/√2 माइनस cos π/4 का स्क्वायर 1/2, sin π/4 इज 1/2। ये हो जाएगा 4 - 8 - 4/√2 माइनस, इसके लिए तो 2 आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरवल में सबके लिए ट्रू होगा, लेकिन इसके लिए ट्रू हो रहा है। सेकेंड में आते हैं, π/2 से 3π/2 में पाई भी आता है, तो मान लो मैं पाई ले लेता हूँ, 4 cos π विल बी -4, cos π इज एक्चुअली -1 का स्क्वायर, तो फिर भी -1 होगा, sin π 0, तो भी निगेटिव आ रहा है, बस चाहेंगे तो सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल करेक्ट में अगर हम एक एक ऑप्शन चूज भी कर लेते और उससे कुछ बात बन पाती तो ठीक था। उसको सिंप्लीफाई कैसे करें वो क्वेश्चन है। cos x माइनस cos स्क्वायर x को अगर मैं सबको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना चाहूँ, इसमें कर सकता हूँ tan में एक काम ये कर सकता हूँ, 4 cos x माइनस 8 sin x इज एक्चुअली लेस देन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x जो वैल्यू है वो या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो होगी नहीं। तो इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 pi cos x माइनस 8 sin x by cos स्क्वायर x इज लेस देन 1। 4 cos x मतलब 4 sec x हो गया, ये हो गया tan x इंटू sec x। लेकिन इससे भी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि 4 sec x हम कॉमन लेते हैं अगर, तो 1 - 2 tan x लेस देन 1। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पे आके फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा है। इसकी एक बार इमेज भेज देना, तो वैसे ही जैसे तुमने पिछले क्वेश्चन का भेजा है। यस। सर हाँ सर मुझे वो कैलकुलेशन एरर लगा। ओके, क्या एरर लग रहा है? सर मेरी लास्ट में इक्वेशन बन रही है 4 cos x हम्म, प्लस 4 cos 2x माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x लेस देन 0। अच्छा, एक बार फिर से बताना फंक्शन क्या था, फिर से कैलकुलेट करते हैं। सर 4 sin x हम्म, बाय 2 प्लस cos x
माइनस एक्स। ये था ना, फोटो भी आ गई है, फोटो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 7। ओके। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 sin x/2 + cos x - x डिक्रीजिंग इन। क्वेश्चन में तो ठीक है, 4 sin x/2 + cos x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन टू लगाते टाइम 2 + cos x का होल स्क्वायर इधर करेंगे, 4 इज अ कांस्टेंट तो कम आउटसाइड, 2 + cos x sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x, और 2 + cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin स्क्वायर माइनस, फिर इसमें 2 cos x। ओहो, मिस्टेक तो हुई थी, मिस्टेक तो हुई थी। ये हो गया 2 cos x + cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। मुझे याद है कि 4 टर्म आ रहे थे पिछली बार, वैसे यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 cos square x + sin square x is 1, 4 + 8 cos x आएगा ऊपर में, और एलसीएम लेके 2 + cos x का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, ये आ रहा है। 4 और 4 कैंसिल होने के बाद 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x आ रहा है। तो जो 8 sin x है वो मैंने गलती से पता नहीं कहाँ से लेते हुए चला आया। अब ये जो टर्म 2 + cos x का होल स्क्वायर नीचे में है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर ले लो। तो पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने, cos x जो है -1 से 1 के बीच में रहता है, और ऊपर का जो पार्ट है उसको मुझे लेस देन 0 करना है, मतलब 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x को लेस देन 0 करना है। तो कॉमन लेंगे cos x को, 4 माइनस cos x इज लेस देन 0। अगेन ये इसलिए और आसान हो गया है क्योंकि फिर से हमारा ये कंडीशन है कि cos x इज बिटवीन -1 to 1। तो उस केस में 4 माइनस cos x विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 4 में से तुम कोई ऐसी वैल्यू घटा रहे हो जो हमेशा -1 और 1 के बीच में है, तो वो कभी भी 4 से बड़ी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए नेगेटिव नहीं आएगी। तो फाइनली वी गेट cos x इज लेस देन 0। cos x लेस देन 0 कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। x बिलोंगिंग टू π/2, 3π/2, दिस विल बी योर आंसर। बाकी क्लोज और ओपन जैसे चाहो कर दो, वो पॉइंट को इंक्लूड करना या ना इंक्लूड करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी आता है तो आइसोलेटेड पॉइंट आएगा। गॉट इट? यस सर। वो बेकार में हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इसे थोड़ा वो समझ ही नहीं आता कैसे करेंगे, इसलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अदरवाइज वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। एक बार आंसर भी चेक कर लेना वैसे। सर हाँ, सर एक और क्वेश्चन। अच्छा ये नोट कर लिया, इरेज कर दो। यस सर। क्या है? सर साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स हम्म, निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा, तो इसको तुम लिख सकते हो sin x प्लस sin x इफ x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 0 से पाई। और अगर ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया जहां पर sin x नेगेटिव होता है, तो उस केस में माइनस sin x हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x माइनस वैल्यू देता है, तो दिस विल बी 2 sin x when x is in फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट
बाकी जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए उसी का मल्टीपल ले लेंगे एंड में, वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और 0 इफ x बिलोंगिंग टू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो इसका तो ग्राफ बना लो। साइन एक्स का डबल है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, 1 की जगह नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा। और उसके बाद 0 है टिल फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर 2 तक जाएगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे 0 होगा, फिर उससे पहले, तो ये इंडेफिनेटली चलता रहेगा। तो अगर तुम्हें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो तुम कह सकते हो कि 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, तो उसको इन जनरल कैसे बोलोगे, 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस π/2, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये इंक्रीजिंग है। उसके बाद π/2 से लेके पाई तक डिक्रीजिंग है, तो π/2 से लेके पाई मतलब हो गया 2n पाई प्लस π/2 से लेके 2n प्लस 1 पाई, ये हो गया डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट है किस इंटरवल में, तो 2n प्लस 1 पाई से लेके 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 पाई, उससे एक पाई और आगे बढ़ा दो, कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसमें तो तुम्हें डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ तो याद ही रहता है, उसको इतनी बड़ी डील नहीं है, यस उसको बस 2 टाइम्स कर देना। सर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हो जाता है कि द फंक्शन जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लो एक फंक्शन है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि इंक्रीजिंग भी हो और कुछ इंटरवल में वो कांस्टेंट भी हो। जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंटरवल में थ्रू आउट ये कांस्टेंट रहा, तो पहला वाला जो हो गया ये स्ट्रिक्टली हो गया इंक्रीजिंग, और ये दूसरा वाला जो है वो ओनली इंक्रीजिंग है। तो कभी वो कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीज नहीं करेगा। सॉरी अभिनव, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल, बहुत वाइब्रेट कर रही है। नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, बहुत वाइब्रेट कर रही है। कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा, तुम चैट पे लिख के भेज दो। नेट कनेक्शन इज वीक फ्रॉम योर साइड, इसलिए मुझे आवाज एकदम नहीं समझ में आ रही क्या सर बोल कॉस एक्स का पूछा है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हेलो रहे। ओके, cos x का सर, पूछ आ रहे हैं। रही है? हाँ बात में, द फंक्शन एफ एक्स cos विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो cos x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 0 से 2 पाई में देख लेते हैं, बाकी जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2n पाई प्लस उसमें ऐड कर देते थे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कह रहा है तो यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर किसी इंटरवल में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, विच इज द इंटरवल पाई कॉमा 2 पाई, जिसको इन जनरल अगर लिखोगे तो 2n पाई प्लस पाई कॉमा 2n पाई प्लस 2 पाई। इसको थोड़ा और तरीके से लिखना है तो 2n प्लस 1 पाई कॉमा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 पाई। और सर अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला होता तो भी यही होता है, यहाँ पर दोनों वही है। कोई इंटरवल पे कांस्टेंट होगा तब होता है, नहीं मतलब कॉस का ग्राफ कहीं पे इंटरवल पे कांस्टेंट नहीं ना है, हमेशा ऐसे तो? ऐसे यस ऐसे सर। होगा। मैंने जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया कि मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसे कांस्टेंट रहा इतनी दूर तक, फिर वापस से बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर वापस से बढ़ा, तो इसका इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग हो जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जब इंक्रीजिंग लेंगे तो हम कहेंगे कि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग ही है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। ये रेस कर दो। यस सर। सर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन एक्स हम्म, प्लस साइन 3x/3 has maximum value at x equals to pi/3। हम्म, वैल्यू ऑफ ए बतानी है सर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं, पहला काम तो यही करेंगे। ये हो जाएगा ए कॉस एक्स साइन 3x हो जाएगा, साइन का कॉस 3x इंटू 3 भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो ए कॉस एक्स प्लस कॉस 3x जीरो अगर होता है, कॉस 3x को हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, राइट। ये वाला याद है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक बार जाके आइडेंटिटी सारी लिख लो एक जगह और उसको याद कर लो अगर भूल गए हो तो। वैसे याद तो रहनी चाहिए थ्रू आउट, क्योंकि कुछ होती रहती है। तो ये हो गया ए cos x और वो माइनस 3 cos x भी है, ए माइनस 3 cos x प्लस 4 cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हम cos x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस 3 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो सकता है कि cos x जो हो वो 0 हो। वो कब 0 होगा? cos x विल बी 0 एट x इज इक्वल टू π/2 या 3π/2 सो ऑन। तो π/3 तो नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है मिनिमा आ रहा हो। तो इसमें हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे मिनिमा आ रहा है क्या आ रहा है, क्योंकि जो दिया हुआ है वो π/3 दिया हुआ है। ये π/2 या 3π/2 या 5π/2 आएगा, हम दूसरे पे आ जाते हैं। ए माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, राइट। अब ए की क्या वैल्यू हो कि ये यहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है π/3 पे, तो लेट अस पुट π/3 इन प्लेस ऑफ एक्स। तो 3 माइनस 4 cos π/3 cos 60 डिग्री विच इज हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/2 आंसर। ओके, यस सर। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है। क्रिटिकल पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो सकता है या फिर अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ा सा बस फर्क है। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव इज जीरो, और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव कैन बी जीरो और नॉट डिफाइंड। तो हम जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट का जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट के बराबर है, क्योंकि अनडिफाइंड तो कहीं पे नहीं होगा। ए cos x प्लस cos 3x कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्टेशनरी पॉइंट है और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सेम है। इज इट ओके? क्लियर सर। एनी मोर डाउट्स? So should conclude today's session now. Yes.